आज हम लोग के बीच में अनूप कुमार तिवारी जी का चयन हुआ है नवोदय विद्यालय हिंदी के पद पर, और जो सुबह के बैच में 10 से 12 बैच में आप पढ़ा करते थे, और आपने बहुत ही कम समय में लगभग 1.5 साल में सफलता हासिल की है। इस सफलता में आपने 3 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और पहले ही बार आपने सिलेक्शन पाया है। तो मैं आपका पता फिर से बताना चाहूँगा कि आपका नाम श्री अनूप कुमार तिवारी, श्री पिता का नाम श्री अजय कुमार तिवारी, माता श्रीमती कौशल्या तिवारी, गांव टीकर चंदीपुर कुरेभार से हैं, जो जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में आता है। आपने नवोदय विद्यालय टीजीटी हिंदी पद पर आपका चयन हुआ है और आपने टेट सीटेट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं, और आपने 3 बार जो है नेट परीक्षा उत्तीर्ण किया है हिंदी से, जिसमें 2 बार नेट हिंदी से आप हैं और 1 बार नेट आप दूसरी एजुकेशन से आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। आप समझ सकते हैं कितनी कम उम्र में आपका सिलेक्शन हुआ है, जो आज हम लोग के बीच में आप हैं, और अपनी सफलता के बारे में ज़रूर बताएंगे। वो बहुत सारे प्रतियोगी निराश हो गए हैं, किसी कारण से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो कभी निराश ना हो, क्योंकि अनूप जी ने जो सफलता हासिल की है वो पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे भी। तो पहले अपनी सफलता के बारे में अनूप कुमार तिवारी जी हम लोग के बीच में हैं, जो बताएंगे। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों में मन से साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद अपने गुरुजनों का मैं नमन करता हूँ, और हमारे सिलेक्शन में, हमारी सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाले हमारे सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने टीजीटी नवोदय विद्यालय में टीजीटी के पद पर, टीजीटी हिंदी के पद पर सिलेक्शन लिया है, मेरा चयन हुआ है, और इस समय मुझे बहुत खुशी का अनुभव महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे सफलता मिल गई है, समझ लो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सिलेक्शन का मैसेज आता है, खबर आती है, तब वो कैसा अनुभव होता है ये आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं घर पे था, गया हुआ था किसी काम से, तो बाहर था, मुझे मेरे दोस्त विपिन वर्मा का फ़ोन आया कि आपने चेक किया है, रिजल्ट आ गया। तो मुझे लगा कि मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट यही पूछे, अगर हुआ होता तो बधाई दिए होते। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा कि आपने चेक किया? तो बोले हाँ चेक किया। मैंने पूछा क्या हुआ आपका? तो बोले कि मेरा हो गया है। तब मुझे थोड़ा और डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नहीं हुआ है। फिर मैंने कहा आप एक बार मेरा चेक कर लीजिए। मेरा चेक किए थे कि नहीं? बोले चेक नहीं किए थे। मैंने कहा चेक करिए। तुरंत तो मेरा नाम सर्च किए तो नाम तो आ गया। तो पूछ रहे हैं कि नाम आप ही का है, लेकिन पता नहीं रोल नंबर आपका है कि नहीं है। तो मुझे बोले कि आप रोल नंबर अपना देख के बताइए। लेकिन उस समय रिजल्ट की घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा रोल नंबर ढूंढ रहे थे, आ ही नहीं रहा था। ऐसे कोई भी ऐप छूते कोई दूसरा छू जाता, हाथ पे उंगलियां ही काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने कहा विपिन जी से कि आप फ़ोन रख दीजिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में देख के बताता हूँ। फिर मैंने देखा, उनसे पीडीएफ मंगा लिया था, तो पीडीएफ में देखा, सर्च किया, और फिर मेरा ही था। तो मैं बिल्कुल एकदम से उछल पड़ा। आसपास कुछ लोग थे, वो समझ नहीं पाए क्या हुआ, किस वजह से उछल पड़े, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मैं सबसे पहले इस खबर को अपने माँ बाप को बताऊं, मम्मी पापा को बताऊं। तो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। मैं घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन मैंने वहाँ पे किसी से एक गाड़ी मांगी। मैंने कहा मुझे जाना है, दे दीजिए। वो भी समझ नहीं पाए कि अचानक से क्या हो गया, गाड़ी मांग रहे हैं, लेकिन दे दिए। फिर मैं सीधा अपने पिताजी के पास आया, उनको बताया, जो कि अभी इस समय इस पृथ्वी पर नहीं है लाइव, लेकिन वो आत्मा रूप में यहाँ विद्यमान है और हम लोगों के अंदर हमेशा जीवित हैं। तो इसलिए मैंने उनको सबसे पहले उन्हीं को बताया, और ऐसे बताया जैसे कि वो मेरे सामने खड़े हों, मैं उनको बता रहा हूँ जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ था, वहाँ गया मैं। और फिर सबसे पहले उन्हीं को बताया, और फिर
मन में जितनी भड़ास थी निकाल लिया रो के। फिर वहाँ से फिर आया, अपनी माँ के पास आया, फिर उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनको बताया। वो सुनकर इतना खुशी के मारे उनके भी आंसू नहीं रुके। फिर पूरे परिवार में एक बहुत खुशी का जो है माहौल इतना जल्दी क्रिएट हो गया, और सब लोग जो है याद करके पिताजी को भी सब लोग भावुक भी हो गए। तो फिर उसके बाद फिर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सब लोग एक दूसरे को मतलब पैर छूने लगे, बधाइयाँ देने लगे, गले लगने लगे। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से गले लगाया, रोने लगी, मैं भी रोने लगा, लेकिन फिर संभालते हुए सब लोग जो है सब खुशी का अनुभव किए। और उस समय जो अंदर महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो है बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा है जो छूट गया है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए फिर उसके लिए कष्ट ही सहन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं बस, और उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बधाइयों का सिलसिला ऐसा रहा कि मैं जब से मेरा रिजल्ट आया, मैंने देखा, मैंने अपने माँ को बताया और घर में सबको बताया। फिर मैंने अपने भाई को सबसे पहले बताया, क्योंकि मेरा भाई जो है वही सब कुछ कर रहा था। मुझसे 7 साल छोटा है मेरा भाई, लेकिन फिर भी वो बड़े भाई जैसा काम कर रहा था और मुझे पढ़ा रहा था, खुद नौकरी कर रहा था और घर भी संभाल रहा था। तो मैंने उसको बताया। फिर अपने दोस्त विवेक शुक्ला को बताया, सबसे पहले दोस्तों में उन्हीं को बताया। फिर ऐसे मुश्किल से 5 मिनट में हवा जैसे आग जैसे फैलती है, वैसे बात पूरे गांव में फैल गई, रिश्तेदारों में फैल गई। और फिर फ़ोन पे फ़ोन बधाइयों का सिलसिला चला। 12:30 बजे रात तक मैंने बात किया फ़ोन पे, और उसके बाद नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सुबह तक मैसेज का रिप्लाई किया व्हाट्सएप पे, और फिर इतना अच्छा लग रहा था कि उस समय इतने इतने घंटे बात करके, इतना इतना रिप्लाई करके बिल्कुल ऊब नहीं महसूस हो रही थी, थकान नहीं लग रही थी, और अंदर और भी ज़्यादा जोश आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और फिर मैंने सर के बताए निर्देशानुसार, सर ने कहा था कि आपका सिलेक्शन होगा, जिसका भी सिलेक्शन होगा वो आप सबसे पहले अपने माँ पिताजी से मिलिएगा, फिर मनकामेश्वर जाइएगा और फिर आके हमसे मिलिएगा। तो मैंने फिर वही किया। सबसे पहले मैं घर पे तो था ही, तो सबसे मिला, और फिर आया तो मनकामेश्वर गया, और फिर आके सर से मिला। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई, और सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे 1.5 साल के अंदर ही जल्दी से जल्दी जॉब भी मिल गई। अच्छा अनूप जी, जब संस्थान में आप आए तो टेस्ट पेपर कहाँ शुरुआत किए थे आप? जी सर, मेरा टेस्ट जो है वो 64 से शुरू हुआ था। सबसे पहला टेस्ट जो मैंने दिया था वो 64 था, और बहुत सारे लड़के थे, लड़कियां थी जो उस समय भी 100 पार कर रहे थे, लेकिन मेरा पहला टेस्ट 64 था। तो मुझे मोटिवेशन, आपको रोज़ में मोटिवेशन देते रहते हैं, तो उस समय उस दिन भी मोटिवेशन दिए थे। तो आप बोले थे कि नए लोग का अगर 60-65 आ रहा है तो वो समझ लीजिए अगर बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे ही लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और जिसका ज़्यादा आ रहा है उनको देखते रहेंगे, तो फिर आपका टेस्ट बढ़ता ही जाएगा। और मैं बचपन से ही अरमान था मेरा, मुझे टीचिंग लाइन पसंद थी पहले से ही, लेकिन अब शुरुआत में मैंने साइंस साइड पढ़ा था तो रास्ता बदल गया था। फिर मैथ में मेरा इंटरेस्ट हो गया था, तो मैथ इंग्लिश इन सब में फिर मैंने बीए किया भी था। तो लेकिन उसके बाद मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता था। तो लेकिन मेरा एक वीक पॉइंट था कि मैंने सोच लिया था कि मैं कोचिंग नहीं करूँगा, और बिना कोचिंग के मैं सफलता प्राप्त करूँगा, और ये मेरा सबसे गलत डिसीजन था, और जिसका परिणाम मुझे झेलना पड़ा। मैं इतने दिन बाद मुझे सिलेक्शन मिला, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद मुझे पहले ही सिलेक्शन मिल गया होता। तो सर हम जो है पढ़ते थे, हमेशा घर पे ही पढ़ते थे, जो कि जितनी पढ़ाई करते थे घर पे करते थे। मैंने बीएड में हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आता था, क्लास में मॉनिटर भी रहता था, पढ़ने में मेरा अच्छा मन भी लगता था, और इसलिए मुझे अब ईगो है कि क्या है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कोचिंग नहीं करके भी जॉब पा लूँगा।
लेकिन जब मेरा 1-2 नंबर से हर बार रुकने लगा, कभी रेलवे में, कभी एसएससी में, कभी किसी में, तो मुझे लगा कि जो है मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन एक अंदर से जो दृढ़ इच्छा होती है वो यही कह रही थी कि नहीं, आप पा जाओगे। लेकिन जब मेरा ये टेट सीटेट हो गया बीएड के बाद, और मैंने सुपर टेट उसी समय लगा हुआ था, परीक्षा दिया, तो 2 नंबर से मेरा सुपर टेट रुक गया। और मेरे साथ के ही और पढ़ने वाले स्टूडेंट जो थे, मेरे साथी लोग थे, जो मुझसे भी कमज़ोर थे पढ़ने में, लेकिन उन्होंने कोचिंग कर रखा था, तो वो हो गए कोचिंग के बाद भी मुझसे कमज़ोर थे पढ़ने में। और हम लोग साथ में डिस्कशन करते थे, पता चलता था कि ये पढ़ने में मुझसे कमज़ोर हैं। लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो गया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा डिसीजन गलत है। और मैंने फिर उसी समय, वही कोविड के बाद, फिर पिताजी एक्सपायर हुए, घर की परिस्थितियां बदली, फिर जो है अरमान थे ढेर सारे, फिर टीचर बनने का सपना जो है अब ये हो गया कि अगर सुपर टेट में नहीं हुआ तो अब सुपर टेट ना देके डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे और वही देंगे। फिर मेरे एक दोस्त हैं अनुपम शर्मा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर पढ़ाते हैं, एसएल वर्मा सर हैं, निरंतर कोचिंग में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, आप हिंदी से तैयारी कर लीजिए। मैं हिंदी से कर रहा हूँ तैयारी। तो फिर एक बार तो मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ सामान्य हिंदी पढ़ा था और बाकी साहित्य तो कभी देखा ही नहीं था। तो लेकिन फिर दोबारा फिर बात हुई, उसी टॉपिक पे हो गई बात। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, देखूँगा, 2-4 दिन ट्रायल करूँगा, अगर समझ में आएगा तो मैं एडमिशन करा लूँगा, फिर हिंदी से तैयारी कर लूँगा। फिर मैं आया यहाँ पे, सर को मैं मुश्किल से 3-4 दिन ही आया था। सर का सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा था क्वेश्चन पूछने वाला, कि मैं सबसे पहले पढ़ा, पहले दिन तो थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन जब लास्ट हुआ क्लास का और सर ने क्वेश्चन पूछा, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी पर मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे एडमिशन यहीं कराना है। और मैंने यूट्यूब पे, अनुपम ने सुझाया था कि आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए, तो यूट्यूब पे बहुत लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को भी देखा था, तो उससे भी मोटिवेशन आया था कि इसका मतलब वहाँ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। फिर आ गया यहाँ पे, हुआ, एडमिशन करा लिया मैंने, मुश्किल से 3-4 दिन में ही मैंने नवंबर में एडमिशन करा लिया। और 1 नवंबर से, मतलब जो नवंबर 2021 में मैं आया, उस नवंबर से 2022 के नवंबर के बीच 1 साल के डिफरेंस में मैंने अपने टेस्ट को बढ़ाया। 4 महीने में मैंने सारा सिलेबस लिख लिया था, अनुपम से लेके, उनकी किताबों को पढ़ के। और फिर मार्च से मेरा 98-99 आने लगा था, 96 आने लगा था। तो मैंने अपने दोस्त हर्ष विश्वकर्मा है, उनसे कहा, बेट किया कि अब अगले महीने से हम लोगों का 100 पार हो जाएगा। और लेकिन 100 पार करने का सिलसिला शुरू हुआ ही नहीं, 1 साल बीत गए, अगला मार्च आ गया, बीच में 1-2 बार आया 100, लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन उसमें मेहनत हमने बहुत किया था और लगातार पढ़ाई भी की थी और कोचिंग भी ज़्यादा मिस नहीं किया था। किसी समस्या की वजह से अगर घर गए तब भी जल्दी से जल्दी आने की कोशिश की है। तो नवंबर में फिर परीक्षा हुई एनबीएस की, और फिर मैंने एनबीएस का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से एकदम रिलैक्स होके, सर जी जैसे बताते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे उसी समय लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जब निकला तो मेरे दोस्तों ने पूछा कैसा था एग्ज़ाम, मैंने बताया सर जी का पढ़ाया हुआ आया था काफ़ी कुछ और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। तो वो बोले भी कि ठीक, आपका हो जाएगा, आपका इंग्लिश उंग्लिश सही है तो हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट आया और इंटरव्यू हुआ और सर के सानिध्य में इंटरव्यू की तैयारी भी हुई और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ मेरा। और इससे फिर आगे चल के जब रिज़ल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर के कि? जी सर, पढ़ने का तरीका मेरा जो था, मैं सुबह उठ नहीं पाता था। आप बताते हैं कि सुबह उठ जाइए 5 बजे और शाम को 11 बजे सो जाइए, तो मैंने कोशिश बहुत किया था सुबह 5 बजे उठने का, शाम को 11 बजे सोने का। लेकिन अब मेरी शरीर की ऐसी हैबिट थी या कुछ भी था, मेरी हर कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पा रही थी। मैं अगर सुबह उठ जाता था तो मेरा पूरा दिन बेकार चला जाता था, पूरे दिन भर ऐसे आलस लगा रहता था, नींद लगी रहती थी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि आप कह रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ना है, तो मैं वो 10 घंटे पढ़ लूँगा, पूरा करूँगा मन से। वो चाहे अगर दिन में सुबह उठ के नहीं पूरा कर पा रहा हूँ तो फिर रात में पूरा करूँगा। तो इसलिए मैं रात में 2-3 बजे तक पढ़ता था और सुबह 6:30-7 बजे उठता था। और 6-7 बजे उठकर फिर
एक आध घंटे पढ़ाई करके फिर नित्य क्रिया स्नान करके फिर कोचिंग आना पढ़ना, तब अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती थी। दोपहर में भी 1-2 घंटे सो लेता था, तो कुल मिला के मैं 7-8 घंटे सोता भी था और 10 को 15 बना के पढ़ता भी था। 10 घंटे में पढ़ता था, उसे भी मैं ऑनलाइन भी पढ़ता था। सर बताते थे कि क्वेश्चन सॉल्व भी किया करो, तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। एजीपी से सॉल्व किया था क्वेश्चन, यूथ से सॉल्व किया था और पूरनचंद टंडन का सॉल्व किया था। तो और मुझे क्वेश्चन और सॉल्व करने का मन करता था, तो उसी को जो पढ़ा था उसको बार बार पढ़ने में थोड़ा कम इंटरेस्ट आने लगा। तो मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पे पढूं। यूट्यूब पे मैं पढ़ता था तो हमेशा डबल पे करके पढ़ता था स्पीड। तो कोई वीडियो 1 घंटे का है तो मैं उसको आधे घंटे में ही देख लेता था और मैं उसको सुनता रहता था। और नेट वेट का सिलेबस जो था उसको मैं सुन सुन के ही मैंने तैयार कर लिया था सर। जितना था नाटक, कहानी, उपन्यास, अन्य विधाएं, मैंने सबकी समरी सुन रखी थी और उसके बाद जो है उसके मेन पॉइंट सुन लिए थे। तो उससे मेरा वो तैयार हो गया था। जो मुझे लगता था कि बहुत मैं भूलूंगा, मैं उसको लिख लेता था। और लेखन कार्य बहुत ज़्यादा नहीं करता था उस समय, क्योंकि मैं जब सुनता था तो कुछ काम करता रहता, खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय भी, कपड़ा धोते समय भी मैं सुनता रहता था। रास्ते में आते जाते समय भी ब्लूटूथ लगा के सुनता रहता, रास्ते चले जाता, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो इस तरह से मैंने ये सब चीज़ें तैयार की थी। और किताबें मैंने एक बार सिर्फ रामचंद्र शुक्ल पढ़ा था, मैंने कोई किताब ली भी नहीं थी। लेकिन अनुपम शर्मा जो हैं मेरे दोस्त, वो उनके पास सारी किताबें थी, तो मैंने उन्हीं की किताब रामचंद्र शुक्ल एक बार पढ़ी थी। और एक बार व्याकरण की तो किताब बहुत बार पढ़ ली थी, 2-3-4 बार पढ़ ली थी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल एक ही बार पढ़ा था और वो समझ में कम आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ लिया था। तो इससे उससे भी थोड़ा बहुत सहायता मिली थी। पढ़ाई से आपको संतुष्टि रहती थी कि हम पढ़ रहे हैं तो हम सफल हो जाएंगे? जी सर, ये बात तो मुझे एकदम कंफर्म था कि मेरा होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। लेकिन पढ़ाई से संतुष्ट भी हो जाते थे कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर ली है। लेकिन जब टेस्ट होता था, उसके बाद जब नंबर आता था, तो उस दिन बड़ी निराशा होती थी कि मुझसे ज़्यादा इतने लोग नंबर, मैं हमेशा गिनता था कि मेरा नंबर जिस पे था, मैं उससे ज़्यादा कितने लोगों का था। मैं इस चीज़ को हमेशा गिनता था कि अब की बार 74 लोग मुझसे ज़्यादा हैं, अब की बार 88 लोग मुझसे ज़्यादा हैं, तो अब की बार 64 लोग मुझसे ज़्यादा हैं। तो मैं ये चीज़ें हमेशा गिनता था, तो उससे मुझे निराशा होती थी कि मेरा बढ़ नहीं रहा है और इसका मतलब पढ़ाई में कम कर रहे हैं। कभी कभी नहीं, कम पढ़ाई भी करते थे, तो जब कम जिस दिन पढ़ाई किए रहते थे उस दिन थोड़ा टेंशन होती थी कि नहीं पढ़े हैं, आज ये चीज़ छूट गया है। और वैसे कोशिश मैं करता था कि चाहे ऑनलाइन ही पढ़ लूँ, मैं सभी पार्ट पढ़ लेता था थोड़ा बहुत। तो जैसे वीडियो में पढ़ लेता था, ऑनलाइन में किसी का भी वीडियो जैसे क्वेश्चन वाला देख लेता था। और आपका तो सारा वीडियो मैंने भाषा विज्ञान आपके वीडियो से ही देख के लिखा था उस समय, तो उसको सबको भी मैंने पढ़ लिया था। तो इससे मुझे काफ़ी जो है सहायता मिल गई थी साल भर में, इसीलिए मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुआ। कि एक तो सहायता थी वो अनुपम के नोट्स की, कि मुझे सारा नोट्स मिल गया तो मैंने उसको लिख लिया था, तो मुझे रिवीजन करने में भी, आप जो पढ़ाए थे ऑनलाइन कोविड के दौरान वही नोट्स था उनके पास, तो उसको मैंने लिखा था, उसको पढ़ा था। और एक बात थी कि मैं जब आया इलाहाबाद, उसके बाद 1 महीने तक मेरा दिमाग इधर उधर भटकता रहता था, क्योंकि पहली बार मैं कहीं निकला था बाहर और परिवार में स्थितियाँ ऐसी थी कि बहुत कठिन समय से गुजर के मैं आया था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे नहीं याद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वीडियो भी देखना शुरू किया, योग का वीडियो देखा, फिर बहुत बड़े बड़े लोगों की स्पीच सुनी, तो उन्होंने उसमें बताया कि योग का महत्व बताया। तो मैंने योग को अपने जीवन में उतारा और मैं हमेशा सुबह जब भी उठता, 7 बजे उठता, 6:30 बजे उठता, तो फ्रेश होकर सबसे पहले मैं योग ही किया करता था। तो 21 मिनट में ध्यान करता था रोज़ नियम से, और सूर्य नमस्कार करना और 2-3 तरह के और योग करना। मैं लगभग 40-45 मिनट ओम का जप करना, ये सब किया करता था। तो उससे मुझे 1 महीने में काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। मुझे जो चीज़ें लग रहा था कि नहीं याद हो रही हैं, वो धीरे धीरे मुझे याद होने लगी, योग को जब जीवन में उतार लिया तो। और दिमाग भी भटकना कम हो गया था और एकदम अच्छा हो गया था फिर। लेकिन अब जब से इंटरव्यू हुआ था उसके बाद से फिर मैंने ये चीज़ें थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पाई, छोड़ दिया फिर करना कुछ। और नौकरी की खुशी तो इतना ज़्यादा होती है कि अब कुछ पूछना ही नहीं है। नौकरी मिल जाना अब समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। और नौकरी मिली मुझे तो
मुझे तो खुशी हुई ही सबसे ज़्यादा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नौकरी मिली, लेकिन मुझे थोड़ा देर से नौकरी मिली। मैं अपने पिताजी को अपनी नौकरी की खुशी का सौगात नहीं दे पाया। मुझे जब जब मुझे ये सूचना मिली कि मेरे पिताजी का सॉरी मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने पिताजी को बताऊं, और उनकी खुशी का जो चेहरा था वो मेरे सामने आया कि मुझे लगा कि वो मैंने उनको बताया और वो इतने खुश हुए, और फिर लोगों को बता रहे हैं, मिठाइयाँ लेके अपने ऑफिस में जा रहे हैं, उनको सबको बांट रहे हैं, गांव में निकल रहे हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं तो वो बता रहे हैं। तो वो चेहरा मेरे सामने आया, और फिर बड़ा कष्ट भी हुआ और बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। तो मेरा ये संदेश है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सब लोग अगर सौभाग्यशाली हैं, पिता हैं, माता हैं, सब संपन्न पूरा परिवार है, संपूर्ण है, तो मेहनत कर लीजिए, अभी से ही कर लीजिए, और उनके रहते हुए ही उनको ये दिखा दीजिए कि हम इस काबिल हो गए हैं, और उनको वो खुशियाँ दे दीजिए, जिससे कि उनका सीना चौड़ा हो जाए और वो टहलें, बाहर निकलें तो लोग उनसे मिलें और उनसे पूछें कि आपका बेटा क्या हुआ, क्या कर रहा था, कहाँ तैयारी कर रहा था, तो कुछ निकला कि नहीं। तो बड़े गर्व से ये बात बता सके कि हाँ, मेरा बेटा जो है इस जॉब पे आ गया है और अब सफल हो गया है, और उनको बहुत प्रसन्नता होती है। मैंने अनुभव किया है, अपने भी पापा को भी देखा है, और भी लोगों को देखा है कि उनको अपने बच्चों की सफलता पे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुश होते हैं। और जब मेरे पिताजी बीमार थे तो हम लोग जैसे बैठे रहते थे सर, उनके पास बैठे रहते थे, उनकी सेवा करते थे, तो वो यही कहते थे कि आप लोगों की वजह, मेरी वजह से आप लोगों का भविष्य बिगड़ रहा है। मैं बीमार हो गया और आप लोग मेरे पीछे लग गए और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो हम लोग उनको कहते थे कि आप ठीक हो जाएंगे, फिर हम लोग पढ़ने लगेंगे, कौन सा बहुत दिन लगेगा। तो इससे उनको बहुत कष्ट होता था कि मेरी वजह से वो पढ़ाई के पीछे बहुत एक्टिव रहते थे। मेरे परिवार में सिर्फ मेरा ही परिवार ऐसा था, मेरे पिताजी 5 भाई थे, तो लेकिन जो है वो पाँचों में मेरा ही परिवार ऐसा था कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था। और वैसे पढ़े सब लोग थे, सब बिजनेस कर रहे थे, अपना अपना कर रहे थे, लेकिन इस लाइन में कोई नहीं था कि जो सरकारी जॉब कर सके या इस तरह से। और हम, मेरे पिताजी ने संघर्ष करके हम लोगों को भी पढ़ाया था, सिस्टर लोगों को भी पढ़ाया था, वो भी बीएड बीटीसी करें, फिर संस्कृत से टीटी की तैयारी कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। तो जो है उनको ये इच्छा थी कि नौकरी मिल जाए और जो है हम अपने सामने सबको देखें और प्रसन्न हों और सबके इज्जत सम्मान बढ़े। तो इसीलिए वो हम लोगों को कहते थे कि अब मेरे पास समय बर्बाद कर रहे हो। मेरी सिस्टर अगर उनका सर दबाती तो वो यही कहते थे कि जो है जाओ मम्मी को भेज दो अपने, और वही सेवा करें, तुम्हारी सेवा करने की उम्र नहीं है, जाओ पढ़ो अपना। तो इस तरह से वो पढ़ने के प्रति जागरूक थे, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम उनको दिखा नहीं पाए कि हम उस काबिल हो गए हैं, और जो है आपकी मेहनत जो है रंग लाई है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा अनुपम जी। और भी कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर, मेरी सफलता में सबसे बड़ा सहयोग तो आप ही का है। आप इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और जो है हम इतना मोटिवेशन देते हैं और जीवन की इतनी समझ देते हैं सर, कि ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के हम संपूर्ण हो गए हैं। यहाँ आकर के हम ही नहीं, मुझे लगता है जो भी इलाहाबाद चला आता है और ख़ास करके अगर आपके पास आया है तो बिल्कुल वो पूर्ण मानव बन के ही जाएगा, उसको सारी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, नौकरी के बाद कैसे रहना है, नौकरी के पहले कैसे रहना है। और जब ये हम जान जाएंगे तो हम खुद तो उसको फॉलो कर भी सकते हैं, अपने बच्चों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, सबको बता सकते हैं कि ऐसा जीवन हो। तो आपके यहाँ, आपके पास रहकर, आपका आशीर्वाद पाके, आपका ज्ञान पाके जो है बहुत ही संपूर्णता का अनुभव होता है, और नौकरी मिल गई है तो अब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। और मेरे भाई बहन का भी मेरा इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है। मेरा छोटा भाई है, 7 साल मुझसे छोटा है, लेकिन पूरा सारा काम घर का भी उसी ने देखा और मुझे भी पढ़ाने का काम उसी ने भी किया। और वो तो यहाँ तक कहता था कि अगर आपको लगे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, इतना लंबा समय निकल रहा है, तो आपकी शादी भी कर दें और जो है हर महीने हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देते रहेंगे, 10,000 रुपया देते रहेंगे, आप भी रहिए, आपकी वाइफ भी रहिए, तैयारी करिए। तो वो मोटिवेशन वो भी हमेशा देता रहता था
छोटा ही था तो क्या हुआ, लेकिन वो बड़े जैसा काम करता था। और दीदी भी मेरी जो है वो काफ़ी सहायता करती थी, फाइनेंशियल मदद करती थी, और वैसे भी बातचीत में जब कभी मन दुखी होता था तो जो है समझाती भी थी। और आपकी कृपा तो बनी ही है। और साथ में मेरे जो दोस्त लोग हैं वो भी बहुत अच्छे ही हैं। विवेक शुक्ला हैं, हर्ष हैं, और रवि मिश्रा हैं, अनु जो है अभिनव हैं, आदर्श हैं, अनुपम शर्मा, ये सब मेरे क्लोज फ्रेंड में से थे, जो एक सर्कल बना हुआ था हम लोगों का। तो ये लोग भी हमारे दुख में, जैसे हम दुखी हो जाते थे, परेशान रहते थे, तो ये लोग भी हमें काफ़ी सांत्वना देते थे, मिलते थे और प्यार से समझाते भी थे, रोने नहीं देते थे, हमेशा हंसते हंसाते रहते थे। तो इनका भी सब लोगों का बहुत धन्यवाद है। और मेरे सामने क्या, मेरे चारों तरफ पॉजिटिव आउरा बना था। जब मैं एग्ज़ाम दिया था तब से लेके जब मैंने इंटरव्यू दिया तब तक जितने भी लोग मुझे मिले थे, ये जो आर्मी मैन है, कार्ड चेक करते हैं, ये भी जब भी मुझे मिला करते थे, आपका तो हो गया भैया, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मतलब और दोस्त लोग मेरे यही कहते हैं, 15 दिन आपको रहना है तो 15 दिन बाद आपको कमरा छोड़ देना है, ये करना है, फिर चले जाओगे हम लोगों को छोड़ के, ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब सब लोग हमेशा पॉजिटिव ही बोले, कभी कोई निगेटिव बोला ही नहीं था मुझे। और एक लोग हैं आदर्श, तो है मेरा नंबर भी NBS के नाम से सेव कर लिए थे। तो जो है बहुत पॉजिटिव था सब कुछ, और रिश्तेदारों का भी, घर वालों का भी पूरा आशीर्वाद दिल से निकलता था। और सब लोग यही कहते थे कि आपका हो जाएगा, और हो गया। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत और अच्छा। सफल लोगों के मोटिवेशन से सर और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, मैं पढ़ता था। जैसे जैसे लोग आते थे सफल लोग, मुझे बहुत खुशी होती थी कि आज आए हैं, कुछ बताएंगे। आज खुद सफल होके आप यहाँ आ गए। हाँ, और इस अब हम भी आगे वो महसूस करना चाहते थे कि इनको कैसा महसूस होता है, यहाँ आके बोल रहे हैं और क्या महसूस करते हैं। लेकिन अब पता चला कि वो क्या महसूस करते थे, बिल्कुल उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं सर, इतना बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत अच्छा लगा। और सर लेकिन एक अंतिम संदेश है मेरा कि जो है आप लाइफ में अपने कोई एक गाइड जरूर रखिए सर। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी माता पिता है, अगर वो अपने बच्चों को एक गाइड जरूर दें, कोई कोच दे दें, कोई कोचिंग करा दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने आप से पढ़कर सफल होना बहुत लंबा समय ले सकता है। हो सकता है सफल हो जाए, लेकिन बहुत लंबा समय ले सकता है। और लेकिन किसी कोच का, किसी गाइड का सहारा ले लेंगे, किसी कोचिंग में आ जाएंगे तो बिल्कुल बहुत जल्दी ही सफल हो जाएं। इसको मैंने अनुभव किया, झेला। और उसके बाद और बात है कि स्टूडेंट को भी ये जब भी पढ़ें, ये समझ के सोच के पढ़ें कि जब तक हमारे सामने माता पिता हैं, हम उनका नाम रोशन कर दें, उन्हीं के सामने अपना सब कुछ जो है मेहनत करके अपनी नौकरी ला के दिखा दें, ताकि उनका भी सीना चौड़ा हो। ये कष्ट ना महसूस हो कि आज मैंने नौकरी पाया और मैं अपने पापा को नहीं बता पाया, या मैं अपनी मम्मी को नहीं बता पाया। तो ये वाला फीलिंग जो आज हम महसूस कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि अगर सौभाग्यशाली हैं तो आप लोग ये ज़रूर करें कि मेहनत करें और जल्दी से जल्दी जो है सफल हो जाएं, और अपना भी नाम रोशन करें, माता पिता का भी नाम रोशन करें। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जो है।